We are currently dealing with Unit 3, Indian Contract Act 1872, Special Contracts. Weightage is 25%. The name of the chapter which we are currently facing, that is Indemnity and Guarantee Contracts. Today, friends, we are going to discuss guarantee contract. One of the questions that can be asked to you from guarantee contracts that define the contract of surety, that is contract of guarantee only. The other name is surety. Please be careful. In which circumstances or in which situations or in which cases is the surety discharged from the contract? Discuss this question. So what are the circumstances, what are the situations where the surety get discharged from the contract? That is what we are going to discuss in today's session. जो guarantor है, जो surety है, वो कौन सी situations में contract of guarantee जो है उसमें से वो discharge मिलता है और release होता है और free होता है, उसको छुटकारा कब मिलता है, वो free कब हो जाता है contract में से? नॉर्मली लायबिलिटी जो होती है, आप लायबिलिटी पे ऑफ कर दीजिए, यानी कि जो भी प्रॉमिस आपने दिया प्रॉमिस आप फुलफिल कर दीजिए, यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. So let us discuss in what circumstances surety get discharged from the contract. Discharge of surety from liability, that is from contract only. आपको अपनी जिम्मेदारी से कब छुटकारा मिलेगा? यहाँ किसे छुटकारा मिलने की बात कर रहे हैं? Who will get discharged? Who will get released? Who will get free from contract? Surety, the guarantor. So under any of the following circumstances, a surety is discharged from his liability under the contract of guarantee, or we can say the other name is suretyship. Contract of guarantee or suretyship, it is both one and same. Don't get confused. So let us see what are the circumstances. There are three circumstances through which the surety can get discharged from its liability. Number one is discharge by revocation. Number two is by the conduct of the creditor, और नंबर थ्री इज बाय द इनवैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये तीन संजोग है, ये तीन सिचुएशन है जहां से नॉर्मली जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो सकता है. ये तीन सिचुएशंस के अंदर वापस सब सिचुएशन सेम समझ. डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन में कुछ तीन एक पॉइंट है, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर में कुछ पांच एक पॉइंट है, इनवैलिडिटी में कुछ दो तीन पॉइंट है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं. चलिए तो आप समझने की कोशिश करते हैं डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन में क्या होता है. सबसे पहले अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाना हो, कॉन्ट्रैक्ट में से अपना जो आपने गारंटी दिया है उसको विड्रॉ करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो कैसे होगा? बाय गिविंग नोटिस. आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं, अपनी जो आपने जो गारंटी दी है वो गारंटी आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली मेथड क्या है? तो बाय नोटिस एज पर सेक्शन 130. तो चलिए नोटिस को समझने की कोशिश करते हैं. इन केस ऑफ स्पेसिफिक गारंटी, आपने टाइप ऑफ गारंटी पढ़ी होगी तो ये ज्यादा समझ में आएगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी. स्पेसिफिक गारंटी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए होती है. कंटिन्यूइंग गारंटी, इट सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ, स्पेसिफिक गारंटी सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए होती है, जबकि कंटिन्यूइंग गारंटी जो दूसरा टाइप है गारंटी का, वो एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए होती है. इतना माइंड में रखिए. सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए जो गारंटी दी जाती है उसे कंटिन्यूइंग गारंटी. तो चलिए इन केस ऑफ स्पेसिफिक गारंटी, इट कैन बी रिवोक्ड, इट कैन बी विड्रॉ, इट कैन बी कैंसल्ड. शब्दों का खेल है, शब्द का ध्यान रखिए. इट कैन बी रिवोक्ड बिफोर द ट्रांजैक्शन बिगिंस. गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो कब कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. इफ द नोटिस इज गिवन आफ्टरवर्ड्स, अगर आप बाद में नोटिस देते हैं, देन द रिवोकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव एंड इनऑपरेटिव. उसका कोई मतलब नहीं है, वो अर्थ हो जाएगा. यानी ट्रांजैक्शन शुरू हो, व्यवहार शुरू हो, उससे पहले आप अपनी गारंटी विड्रॉ कर सकते हैं. ये हमारे पास ऑप्शन है. ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद अगर आप नोटिस देते हैं, बाद में आप बता दें कि भाई मैं अपनी गारंटी वापस विड्रॉ करना चाहता हूँ, रिवोक करना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है. आपकी गारंटी चालू ही रहेगी, वो विड्रॉ नहीं हो सकती, वो कैंसिल नहीं हो सकती ट्रांजैक्शन होने के बाद. चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ अनटू lends Bantu rupees 50,000 as per the guarantee of Chintu. अंटू ने बंटू को 50,000 रुपीज दिए हैं और गारंटर कौन बन रहा है? चिंटू. सो अंटू इज क्रेडिटर, बंटू इज डेटर, चिंटू इज श्योरिटी.
देन चिंटू कैन नॉट रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक बार 50,000 लैंड कर दिया, 50,000 दे दिए क्रेडिटर ने डेटर को, उसके बाद गारंटर कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकता, लायबिलिटी शुरू हो गई है। अगर डेटर पे नहीं करेगा गारंटर को पे करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। अगर बंटू पे नहीं करेगा तो चिंटू को पे करना पड़ेगा। बट इफ Antu has not yet given the sum of rupees 50,000 to Bantu, even though the guarantee has been executed by Chintu, Chintu may revoke, means may cancel, means may withdraw the contract by giving notice. 50,000 की गारंटी दी गई है, लेकिन जब तक अंटू ने बंटू को 50,000 नहीं दिए तब तक चिंटू के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपनी गारंटी विड्रॉ करना चाहे, रिवोक करना चाहे, कैंसिल करना चाहे, कर सकता है जब तक 50,000 नहीं दिए हों तब तक। लेकिन एक बार क्रेडिटर ने डेटर को 50,000 दे दिए, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आपकी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, आपकी लायबिलिटी शुरू हो गई है। अगर डेटर पे नहीं करता है तो क्रेडिटर को पे करना, श्योरिटी को पे करना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक गारंटी की बात हुई। कंटिन्यूइंग गारंटी का क्या हिसाब रहेगा? While in case of continuing guarantee, it may be revoked by the surety as to future transactions only by giving notice to the continuing guarantee में क्या होगा? ये 1 साल 2 साल के लिए दी होगी। मान लेते हैं कि 1 साल के लिए आपने गारंटी दी हुई है डेटर के लिए, 1 साल तक की मेरी गारंटी है और अमाउंट फिक्स कर दिया होगा भाई 50,000 की गारंटी। ये डेटर पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा, श्योरिटी है, ऐसी गारंटी दी 1 साल की। 4 महीने बाद मान लीजिए श्योरिटी कहता है क्रेडिटर को कि मैंने जो गारंटी दी थी वो मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, रिवोक करना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ बाय गिविंग नोटिस। तो नोटिस देके ये गारंटी को विड्रॉ कर सकता है अपनी। 4 महीने तक में अगर कोई व्यवहार हुआ है डेटर क्रेडिटर के बीच में और डेटर ने अगर पेमेंट नहीं की है, डिफॉल्ट किया है डेटर ने, तो वहाँ पे गारंटर को वो रकम पे करनी पड़ेगी। लेकिन 4 महीने के बाद जो नोटिस दे दी उसके बाद अगर फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन अगर कोई होते हैं, तो उसके लिए बाद में श्योरिटी जिम्मेदार नहीं, ही इज नॉट एट ऑल लायबल। इट बिकम्स इफेक्टिव ओनली आफ्टर द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर। ये भी इफेक्टिव कब माना जाएगा, वैलिड कब माना जाएगा? श्योरिटी ने नोटिस दी है और वो नोटिस ध्यान पे लिए, किसने ध्यान पे लिए? क्रेडिटर। उसे वो नोटिस मिल जाएगी, जैसे ही नोटिस मिल जाएगी उसी डेट से श्योरिटी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। उसके अब आगे की फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कोई लायबिलिटी बनती नहीं। However, the surety becomes liable for all those transactions which are before the notice is issued। मैंने आपको पहले बताया कि पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी लायबल है, लेकिन अब फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी की 1 रुपए की लायबिलिटी बनती। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ बाय नोटिस। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी एज पर सेक्शन 130। जिसने गारंटी दी है वही बंदा न रहे तो बात खत्म। ही इज नो मोर unless there is a contract to the contrary। The death of surety operates as a revocation of the continuing guarantee in respect to future transactions। श्योरिटी की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रिवोकेशन ऑफ द, जैसे ही श्योरिटी की डेथ हो जाएगी क्या हो जाएगा? फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, द डेथ ऑन द डेथ ऑफ श्योरिटी। मान लीजिए श्योरिटी की जिस दिन डेथ हुई है उस दिन से अब आगे के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे श्योरिटी की 1 रुपए की लायबिलिटी बनती नहीं है। वो है ही नहीं तो कहाँ से लायबिलिटी बनेगी? गारंटी स्टैंड्स रिवोक्ड ऑटोमेटिकली बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी। Continuing guarantee stands revoked automatically by the death of the surety, even if the creditor has no notice of the death। नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है कि भाई श्योरिटी की डेथ हो गई है। जैसे ही श्योरिटी की डेथ होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन पास्ट ट्रांजैक्शंस की लायबिलिटी कैसे फुलफिल होगी? जिस दिन डेथ हुई श्योरिटी की उससे पहले जो ट्रांजैक्शंस हुए होंगे डेटर क्रेडिटर के बीच में, जिसके लिए श्योरिटी ने गारंटी दी थी, उस ट्रांजैक्शंस की अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है जो डेटर ने पे नहीं की तो वो कौन पे करेगा? श्योरिटी तो रहा नहीं, लेकिन पास्ट ट्रांजैक्शन की गारंटी तो दी थी ना, उसकी भरपाई कैसे होगी? His assets will not be liable for those transactions done after his death।
डेथ के बाद यानी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई लायबिलिटी बनती नहीं है श्योरिटी की, उसकी एसेट्स में से रिकवरी नहीं हो सकती है। However, the estate यानी property यानी assets. However, the estate of the surety is liable for all transactions entered into before the death of the surety. वैसी ही बात होगी past transactions के लिए surety की assets में से यानी कि estate में से यानी कि property में से recovery हो सकती है, लेकिन death के बाद future transactions की उसकी कोई liability बनती नहीं, जैसे notice में था वैसा ही point है death में। आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट के बाद हमने पहला सेक्शन कंप्लीट किया बाय रिवोकेशन, 2 पॉइंट के अंदर जो भी हमने कवर किए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाय रिवोकेशन में 2 पॉइंट्स थे, बाय नोटिस एंड बाय डेथ। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ क्रेडिटर की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। क्रेडिटर कुछ ऐसी गड़बड़ करता है, उसके व्यवहार से गड़बड़ हो जाती है पूरे ट्रांजेक्शन की, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की। क्रेडिटर यहाँ पे कह सकते हैं इसकी वजह से, यही रीजन है, क्रेडिटर ही रीजन है, इसके व्यवहार से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसा तो ये क्या करता है वो समझते हैं। वो कौन कौन से व्यवहार है? तो पहला व्यवहार है, पहला ट्रांजेक्शन है वेरायंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 133, यानी अल्टरेशन, चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको चेंज कर दी जाती है। If the creditor and the debtor alters the terms of the contract without the consent of the surety, then the surety is discharged as to transactions subsequent to the variance, variation or variance. Debtor और creditor मिलके terms and conditions change कर देते हैं और surety को पूछते भी नहीं, consent भी नहीं लेते। चेंज करना कोई गुनाह नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की चेंज हो सकती है, अल्टर हो सकता है, वेरायंस हो सकता है, अल्टरेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार हर एक पक्षकार की कंसेंट लेना जरूरी है। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टी है, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, तीनों तीन की कंसेंट लेना जरूरी है। डेटर क्रेडिटर अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हैं और श्योरिटी को पूछते भी नहीं, तो ये गलत है। गारंटर को पूछना तो चाहिए ना कि अभी हम टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, क्या आप अपना कंसर्न दे रहे हैं, एक बार पूछ लेना चाहिए, फिर आप चेंज कर सकते हैं तो वो वैलिड होगा, वो चेंज वैलिड माना जाएगा। अगर पूछे बिना करते हो, यानी डेटर और क्रेडिटर बिना पूछे अल्टरेशंस करते हैं, बिना कंसर्न श्योरिटी के अगर ये ट्रांजैक्शंस करते हैं ऐसा, देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड एज टू द ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट द वैल्यू। जब जिस दिन ये चेंज किया गया उसके बाद की फ्यूचर में कोई लायबिलिटी श्योरिटी की बनती नहीं, बिना पूछे हुआ चेंजेस किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। Om becomes surety to Jagdish. Om becomes surety to Jagdish for Jay's conduct as a manager in Jagdish Bank. पहले तो पार्टी समझ लीजिए। ओम becomes surety यानी ओम गारंटर है, ओम ने गारंटी दी है। किसको गारंटी दे रहे हैं? जगदीश को। जगदीश को गारंटी दी जा रही है, ये हो गया क्रेडिटर। और जय's कंडक्ट, जय के व्यवहार के लिए गारंटी दी गई है, जय जो है डेटर है। ठीक है, जय को मैनेजर बनाया गया जगदीश के बैंक का, तो जगदीश को गारंटी दे रहा है भाई अच्छा बंदा है, देख लो। आफ्टरवर्ड्स जय एंड जगदीश कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ओम्स कंसेंट। देखिए, जय और जगदीश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ओम से कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, गारंटर से कंसेंट नहीं लिया जा रहा है। दैट जय's सैलरी शैल बी रेज्ड एंड दैट ही शैल बिकम लायबल फॉर 1/5 ऑफ द लॉसेस ऑन ओवरड्राफ्ट्स। जय का पगार बढ़ा दिया जगदीश ने, जगदीश की बैंक में वो काम करता है, जय का पगार बढ़ा दिया, लेकिन साथ साथ में एक लायबिलिटी भी क्रिएट कर दी गई कि आपका इतना पगार बढ़ रहा है, लेकिन आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी। ओवरड्राफ्ट अगर आप ये किसी को भी बेनिफिट देते हो, फैसिलिटी देते हो, उसमें अगर कोई नुकसान होता है तो 1/5 नुकसान आपका, यानी 20% का लॉस आपकी सैलरी में से कट जाएगा। जय अलाउस अ कस्टमर टू विथड्रॉ, जय एक कस्टमर को ये ऑप्शन देता है विथड्रॉ का, एंड द बैंक लूजर्स ऑफ सम ऑफ मनी, बैंक को नुकसान होता है। जय ने एक कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी और बैंक को नुकसान होता है, इसकी भरपाई नहीं हुई, रिकवरी नहीं हुई, तो अब किसकी लायबिलिटी यहाँ पे होगी? जय को भरपाई करनी पड़ेगी या ये रिकवरी ओम से की जाएगी? ओम इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप फ्रॉम हिज गारंटी टू द अल्टरेशन मेड इन द टर्म्स विदाउट हिज कंसेंट। अल्टरेशन किया, क्या अल्टरेशन किया?
जय जय की सैलरी में इंक्रीज किया गया, लेकिन ओम को बताया नहीं। चलो ठीक है, इंक्रीज किया, वो कोई अच्छी अच्छी बात है, भले इंक्रीज हुई, सैलरी इंक्रीज हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो लॉस की बात चल रही है ना, उसके लिए और ये जो ओम है गारंटर है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ किया इन दोनों ने। एटलीस्ट कंसर्न तो लेना चाहिए, इन्फॉर्म तो करना चाहिए, बताना तो चाहिए, और कंसर्न तो लेना चाहिए। अगर ओम हाँ बोलता तो उसकी लायबिलिटी, लेकिन ओम को तो पता ही नहीं है। तो इस ट्रांजेक्शन के लिए ओम की कोई लायबिलिटी बनती नहीं, बल्कि उसने अब जो पहले का जो गारंटी दिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा। पहले की जो गारंटी दी थी वो भी कैंसिल हो जाएगी। अब जय जाने और जगदीश जाना है, ओम इज डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। Thus, in case of guarantee, continuing guarantee, any alteration in the terms of contract shall discharge surety from future transactions, even if the alteration is innocent or beneficial to the surety. Continuing guarantee के बेसिस पे भी यही स्कीम लागू होती है, ये पॉइंट लागू होता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। वो कॉमन पॉइंट है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए श्योरिटी कभी भी लायबल नहीं होगा, लेकिन पास्ट ट्रांजेक्शन्स अगर कुछ हुए हैं जिसकी गारंटी उसने दी हुई थी, तो उसके लिए उसकी लायबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर को मुक्त कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए। कौन डिस्चार्ज करेगा? क्रेडिटर। A surety is discharged if the creditor makes a contract with the principal debtor by which the principal debtor is released, or by any act or omission of the creditor which results in the discharge of the principal debtor. यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिटर जो है डेटर को रिलीज कर देता है, फ्री कर देता है। क्रेडिटर जो है डेटर को कहता है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। कहने की बात यह है, मान लीजिए डेटर ने क्रेडिटर को 1 लाख रुपए देने हैं, क्रेडिटर ने 1 लाख का माल दिया है डेटर को, और डेटर ने 1 लाख रुपए देने हैं क्रेडिटर को। लेकिन क्रेडिटर सामने से कह दे कि 1 लाख का जो मैंने आपको उधार माल दिया है उसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रिलीज कर देता हूँ, मैं आपको पे कर देता हूँ, मैं आपको डिस्चार्ज करता हूँ, चलेगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेटर पे नहीं कर रहा है, डेटर को रिलीज कर दिया, तो क्या बलि का बकरा श्योरिटी पे करेगा? नो। रिलीज करने से पहले क्रेडिटर ने श्योरिटी से पूछ लेना चाहिए कि भाई मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, ये इसको 1 लाख देने की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि श्योरिटी से रिकवरी की जाए। श्योरिटी अपना कंसर्न दे दे, हाँ भाई ठीक है आप डेटर को जाने दीजिए, 1 लाख मैं दे दूंगा, तो बात अलग है। लेकिन क्रेडिटर अपने मन से विदाउट एनी कंसर्न ऑफ गारंटर श्योरिटी अगर डेटर को रिलीज कर देता है, तो उसके लिए श्योरिटी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ही इज नॉट एट ऑल लायबल। He also get discharged by the act of such an act where creditor makes release to debtor. अपने आप रिलीज कर देगा, नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा क्रेडिटर ने जो कार्य करना चाहिए वो उसने किया हो शायद, या न किया हो। ये सिचुएशन, ऐसा कार्य उसने किया जो उसको नहीं करना चाहिए। या तो कार्य जो करना था वो नहीं किया है, या तो कार्य करना चाहिए था वो नहीं करना था, या तो जो कार्य नहीं नहीं किया वो करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन वहां पे भी रिलीज हो जाता है डेटा। एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, कुछ कार्य ऐसा है जो उसे नहीं करना चाहिए था, कर दिया, और कुछ ऐसा था जो उसे नहीं करना चाहिए था और कर दिया, तो वो समझना है। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी आएगा आपको। Where Dharam contracts with Sunny for a fixed price to build a house for Sunny within a specified time, Sunny supplying the necessary material for timber यानी लकड़ा। यहाँ दो पक्षकारों के बीच में क्या बात होती है? धर्म कॉन्ट्रैक्ट विद सनी फॉर अ फिक्स प्राइस टू बिल्ड, यानी धर्म कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर है। सनी के लिए एक मकान बन रहा है, और सनी उसे एक अवधि के अंदर, मान लीजिए 1 साल के अंदर ये मकान बांध के देने वाला है, मान लेते हैं। सनी सप्लाइंग द नेसेसरी मटेरियल, सनी को जो है नेसेसरी मटेरियल सप्लाई करता है। जैसा हम आमतौर पर करते हैं घर पे कि भाई बिल्डर को बुला लेते हैं और बोलते हैं भाई आप माल सामान मेरा, मजदूरी बोलिए, पैसा है। तो सनी ने मान लीजिए एक मकान बनाना है, उसके लिए जरूरी सामान तो लग रहा है वो सनी देगा, और बिल्डअप कौन करेगा? धर्म। धर्म कंस्ट्रक्शन करेगा। अब बॉबी गारंटीज धर्म्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बॉबी गारंटी देता है सनी को कि धर्म जो है अपना वचन निभाएगा, वो आपको अच्छे से मकान बांध के।
Sunny omits to supply the timber. Dharam is discharged from performing the contract, and Bobby is discharged from his surety. क्या होता है, सनी ने जो लकड़ा देना था, जो मटेरियल देना था, वो तो उसने दिया नहीं, तो फिर अगर सामान आप दोगे नहीं तो कंस्ट्रक्शन होगा कैसे? कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर से क्या बात हुई भाई? सनी ने कहा कॉन्ट्रैक्टर धर्म से कि भाई मैं आपको सामान ला के दूंगा, आपने मुझे ये घर बना के देना है, मकान बना के देना है, लेकिन आप खुद सप्लाई नहीं करोगे चीजों का, तो मकान बनेगा कैसे? तो ये किसके ऊपर? ट्रांजैक्शन ओमिशन के ऊपर। क्रेडिटर ने जो करना चाहिए वो उसने नहीं किया, ओमिट किया। सनी ओमिट्स टू सप्लाई द टिम्बर, यानी सनी ने जो कार्य करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर अपना काम नहीं कर पाया। बॉबी ने गारंटी दी कि धर्म अपना काम करेगा, वो तो रेडी है कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन आप सामान नहीं दोगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेगा? तो धर्म तो डिस्चार्ज हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट से, भाई मैं तो रेडी हूँ, आप माल नहीं दे रहे हो, मैं कैसे काम करूँ? तो धर्म डिस्चार्ज हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बॉबी इज ऑल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम द श्योरिटी। So it should be noted that where the principal debtor is discharged of his debt by operation of law, say on insolvency, this will not operate as a discharge of the surety. हाँ, इंसॉल्वेंसी में जैसे अभी यहाँ हुआ, हर एक केस में ऐसा नहीं होगा, पैसों के मामले में ऐसा नहीं होगा। ये तो काम करना था, ये तो वर्क था, ये तो एक्ट था, वहां आप बच सकते हो एज अ श्योरिटी, लेकिन अगर किसी को पैसे देने हो तो वहां आप नहीं बच सकते। डेटर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि श्योरिटी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, श्योरिटी ने रुपया नहीं देना। डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए उसी के लिए तो श्योरिटी को पकड़ा हुआ है, रखा हुआ है, बलि का बकरा बनाया हुआ है कि डेटर पे नहीं करेगा तो आपको पे करना पड़ेगा। जहाँ पेमेंट होगा वहाँ श्योरिटी की लायबिलिटी चालू ही रहेगी, वहाँ डिस्चार्ज नहीं मिलेगा उसको। डिस्चार्ज तब मिलेगा जब डेटर की जो डिफॉल्ट की जो अमाउंट है वो पे करेगा क्रेडिटर को, तब उसको डिस्चार्ज मिलेगा। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विद प्रिंसिपल डेटर। कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विद प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 135। कंपाउंडिंग का मतलब यहाँ हुआ कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट, समाधान, एग्जैक्ट शब्द में अगर कहूँ, कभी कभी सेटलमेंट होता है दो पक्षकारों के बीच में, क्रेडिटर और डेटर के बीच में, वो समाधान थोड़ा समझते हैं। इफ द क्रेडिटर मेक्स कॉम्प्रोमाइज, कंपाउंडिंग, समाधान, with the principal debtor, where he means creditor, promises to give more time. पहला ऑप्शन, promises to give more time or not to sue the principal debtor, and the surety will be discharged provided the surety gives his assent to such contract. क्रेडिटर क्या करता है? कॉम्प्रोमाइज करता है, कंपाउंडिंग वाला ऑप्शन यूज करता है, समाधान करने की कोशिश करता है डेटर के साथ, वो भी विदाउट कंसंट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी को पूछे बिना। कंसंट लेके करता है तो श्योरिटी इज लायबल, कंसंट लिए बिना करता है देन द श्योरिटी इज गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो डेटर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। कैसा कॉम्प्रोमाइज किया जाए? दो ऑप्शन है, दो में से कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या प्रॉमिस करता है डेटर से? टू गिव मोर टाइम, एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जा रहा है कि भाई आपको 2 महीने में जो पेमेंट करना था, एक काम करिए आप 3 महीने में कर दीजिए, एक्सटेंशन कर दिया टाइम का बिना पूछे। पूछ के करते हैं तो ठीक है, श्योरिटी को पूछ लेना चाहिए कि भाई वो 2 महीने में मैंने उसको टाइम दिया था पेमेंट करने, 3 महीना कर दूँ, ठीक। श्योरिटी हाँ बोल देता है तो उसकी लायबिलिटी चालू रहेगी। श्योरिटी मना करेगा तो वहाँ पे ही गेट डिस्चार्ज, वहाँ पे फिर श्योरिटी कंसर्न लेना जरूरी है। श्योरिटी अगर हाँ बोलता है तो ही लायबिलिटी उसकी कंटिन्यू रहेगी, अगर मना कर देता है तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 2 महीने तक की रहेगी इन टर्म्स ऑफ टाइम। नॉट टू शू, दूसरा ऑप्शन क्या है? नॉट टू शू द प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर डेटर को यूँ कह देता है कि भाई आप मेरा पेमेंट कर दो, मैं आपका केस नहीं करूँगा, केस भी नहीं करूँगा, ऐसा ऑप्शन भी दे देता है। तो ये समाधान अगर बिना पूछे किया जा रहा है तो श्योरिटी गेट डिस्चार्ज। पूछ के करते हैं तो ठीक है, बिना पूछे अगर आप करते हैं देन द श्योरिटी गेट डिस्चार्ज। हाउएवर दिस प्रिंसिपल हैज द फॉलोइंग 3 एक्सेप्शंस। इसके 3 एक्सेप्शंस भी हो, समझ लेते हैं, 3 छूट छाट है। If the creditor makes a contract of compromise with the third party and not with the principal debtor, the surety is not discharged as per section 136. थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है जिसका डेटर के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो श्योरिटी की लायबिलिटी चालू रहेगी, ही इज नॉट डिस्चार्ज।
दूसरी सिचुएशन है if the creditor forbears means prohibits one part of the contract but enforces any other remedy against principal debtor. If the creditor forbears or prohibits one part of the contract but enforces any other remedy against principal debtor, then the surety is not discharged unless there is a contract contrary to this, as per section 137. यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? क्रेडिटर forbears means prohibits one part of the contract but enforces any other remedy against principal debtor. Then the surety is not discharged unless there is a contract compromise. यानी मान लीजिए कुछ 3-4 ट्रांजेक्शन है, उसमें से एक आध ट्रांजेक्शन अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं लेकिन बाकी के सारे व्यवहार चालू है, ठीक है, एक आध शायद हो सकता है कि वो अपना पॉइंट विड्रॉ कर ले, एक अपना अधिकार जाने दे, लेकिन बाकी के अधिकार उसने अगर चालू रखे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो ऐसा नहीं है कि अपनी श्योरिटी जो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने 5 उपाय थे उसमें से एक उपाय जाने दिया, बाकी के 4 उपाय तो रखे ना हमने हमारे पास, रेमेडी सॉल्यूशन। एक उपाय हम नहीं यूज कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे उपाय तो एक उपाय अगर यूज नहीं करें तो इसका ये मतलब नहीं कि श्योरिटी को डिस्चार्ज मिल पाएगा, एज पर सेक्शन 137। चलिए उस पर उदाहरण है, अमित owes ₹30,000 to Ketan. Amit owes ₹30,000 to Ketan. The debt is guaranteed by Manish. The debt is guaranteed by Manish. चले, अमित को 30,000 रुपए केतन को देने हैं, ठीक है, और ये इस अमाउंट की गारंटी कौन दे रहा है? गारंटर कौन है? मनीष। चलो पहले पक्षकार समझ लेते हैं। अमित कौन है? डेटर। केतन कौन है? क्रेडिटर। मनीष कौन है? गारंटर। The debt becomes payable, but Ketan does not sue Amit for 8 months. Debt becomes payable, but Ketan यानी अमित ने 30,000 रुपए देने 8 महीने हो चुके हैं, ड्यू हो चुका है, और केतन ने काफी टाइम हो चुका है, 8 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन केतन ने अमित पे कोई एक्शन नहीं लिया, केस नहीं किया है, 8 महीनों के पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है। 3 साल तक का टाइम है, 3 साल तक का हमें पता ही है, डेब्ट बिकम्स टाइम वेट आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल तक वेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि तुरंत एक्शन। आप अगर एक्शन लेने में देर कर रहे हैं तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, बहुत देर कर देते हैं तो डिस्चार्ज हो जाएगा। 3 साल तक अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। कि हमें पता है 3 साल के बाद जो डेब्ट होता है टाइम बेस्ड हो जाता है। अगर आप 8 महीना हो गया, साल हो गया, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई गारंटर डिस्चार्ज होता है। दिस विल नॉट डिस्चार्ज द मनीष। The debt becomes payable, but Ketan does not sue Amit for 8 months after the debt has become payable. 8 महीने तक कोई स्टेप नहीं लेता है क्रेडिटर केतन ऑन डेटर अमित। इसका ये मतलब नहीं कि मनीष जो गारंटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी कम से कम 3 साल तक तो चालू ही रहेगी एज पर द रूल्स। चलिए तीसरी सिचुएशन, तीसरा एक्सेप्शन देखते हैं सिविल का। इफ देयर आर co-sureties, what are co-sureties? When there are more than one sureties, there are co-sureties. एक नहीं दो श्योरिटीज होती है, दो जामीन होते हैं, गारंटर दो होते हैं, यानी एक से ज्यादा होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन एक से ज्यादा गारंटर है तो if there are co-sureties, then a release of one of them by the creditor does not discharge the other surety for their surety. मान लेते हैं 3 co-sureties हैं, 3 गारंटर है, इसमें से क्रेडिटर ने एक को रिलीज कर दिया, एक्स को रिलीज कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि वाई और जेड भी रिलीज हो गए तो भी डिस्चार्ज मिल जाए, ऐसा नहीं। एक को रिलीज कर देता है, लेकिन ऐसा अगर क्रेडिटर एक को रिलीज करता है तो बाकी 2 की तो लायबिलिटी बनती है, लेकिन हाँ क्रेडिटर ने जिसको रिलीज किया है उसकी लायबिलिटी बाकी के को-श्योरिटी पे नहीं जाएगी। मान लीजिए एक्स को 30,000 पे करने थे, वाई को भी 30 और जेड को भी 30। एक्स को रिलीज कर दिया क्रेडिटर ने कि आपको 30,000 देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रिलीज कर दूंगा, तो टोटल लायबिलिटी 90,000, 30 + 30 + 30 90,000 की। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो बचे हैं 2 खिलाड़ी वाई और जेड वो 45 पे है, उनको तो 30 पे कर, क्रेडिटर ने रिलीज किया एक्स को,
वाई और जेड ने रिलीज नहीं किया है, ये समझने की जरूरत है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, by creditors act or omission impairing the right of surety. By creditors act or omission impairing the right of the surety. चलिए, तो क्रेडिटर ने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से जो श्योरिटी का अधिकार है वो अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाता है। If the creditor does or omits to do any act which is inconsistent with the rights of surety against the principal debtor, the surety is discharged. क्रेडिटर कुछ ऐसा करता है या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो करता है, यानी कुछ ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है विच इज इनकंसिस्टेंट, जो नहीं करना चाहिए था एक्चुअली क्रेडिटर को, अगर ऐसा होता है तो श्योरिटी गेट डिस्चार्ज। कैसे? श्योरिटी को जो स्टेप्स लेने हैं डेटर के ऊपर, देखो श्योरिटी नॉर्मली क्या करता है, अगर डेटर डिफॉल्ट करता है तो क्रेडिटर को पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर ने कुछ ऐसी घटना कर दी है डेटर के साथ कि अब श्योरिटी डेटर के ऊपर एक्शन लेना चाहे तो भी एक्शन नहीं ले सकता, रिकवरी नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन हो जाए तो इसको तो टोटल लॉस हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो श्योरिटी गेट डिस्चार्ज। क्रेडिटर को ध्यान रखना है कि उसकी गलती की वजह से श्योरिटी को नुकसान ना हो, कि वो रिकवरी ना कर पाए डेटर के पास। एग्जाम्पल लेते हैं, वाई शिप बिल्डर contracts to build a ship for Z for a given sum to be paid by installments. Why a shipbuilder contracts to build a ship for Z for a given sum to be paid by installments. As the work reaches certain stage, the last installment not to be paid before the completion of the ship. Y जो है Z के लिए जहाज बन रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे जहाज बनता जाएगा वैसे वैसे जो जहाज का मालिक है जेड, उसने कॉन्ट्रैक्टर वाई को पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे जैसे काम चलता है वैसे वैसे पेमेंट करनी है। एक्स बिकम्स श्योरिटी टू जेड। अब जो पेमेंट कर रहा है मिस्टर जेड, जो मालिक है जहाज का, उसका गारंटर है एक्स, और जेड की गारंटी एक्स दे रहा है वाई को कि भाई पेमेंट आपको मिल जाएगा, अपना काम शुरू करिए, पेमेंट की चिंता मत करो, ठीक है। X becomes surety to Z for Y's due performance of the contract. Z, without the knowledge of X, prepays the last installment to Y. मना करा था Z को X ने कि जैसे जैसे काम होगा वैसे पेमेंट करना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट तो तभी पे करना है जब वो काम कंप्लीट करे, Y काम कंप्लीट करे, जहाज बन जाए तब, उससे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट तो बिल्कुल पे नहीं करना। लेकिन मिस्टर जेड ने सारा पेमेंट कर दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया, यानी मिस्टर जेड ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए। He does any act where the right of the surety against the principal debtor, where the surety loses his right against the principal debtor, वो ऐसा काम कर देता है कि अगर आप मान लीजिए कि भाई जेड ने सारा पेमेंट वाई को कर दिया, अब वाई अगर शिप बनाने में आनाकानी कर दे तो एक्स भी फिर कुछ नहीं कर पाएगा, एक्स कैन नॉट हेल्प इन दैट केस। तो कभी भी आप अपने घर पे भी काम करवाएं तो प्री पेमेंट कभी नहीं करना है, जैसे जैसे काम हो वैसे पेमेंट करना है। आपने कोई गारंटर रखा होगा तो भी बात बनेगी नहीं, आपने एडवांस पेमेंट क्यों कर दिया इतना सारा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना है, आप सारा पेमेंट एक साथ कर दोगे तो वहाँ फिर श्योरिटी की कोई जिम्मेदारी बनती नहीं। सेकेंड सिचुएशन का आखिरी पॉइंट, सेकेंड सिचुएशन थी क्या, डिस्चार्ज बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। उसमें आखिरी पॉइंट क्या, क्रेडिटर की वजह से श्योरिटी को डिस्चार्ज मिल जाता है, क्रेडिटर कुछ ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, उस सिचुएशन में श्योरिटी को डिस्चार्ज मिलता है। क्रेडिटर फिर एक कांड कर रहा है, क्या कांड कर रहा है, तो सिक्योरिटी उसने ली थी वो खो देता है, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। जो दस्तावेज उसने लिए थे सिक्योरिटी के तौर पर डेटर के पास से, वो उसने खो दिए, तो बात खत्म हो गई। गारंटी sureties get discharged from the contract as per section 141. If the creditor loses or without the consent of the surety parts with any security given to him at the time of the contract of guarantee, the
surety is discharged from liability to the extent of the value of the security. Creditor security खो देता है और without the consent of the surety parts with any security, यानी डेटर को वो सिक्योरिटी वापस दे देता है जो सिक्योरिटी डेटर से ली थी, जो दस्तावेज लेकर लोन दी गई थी, मान लीजिए उधार माल दिया गया था, वो दस्तावेज वो सिक्योरिटी वो रिटर्न कर देता है, डेटर को वापस दे देता है पेमेंट किए करने से पहले। पेमेंट नहीं किया डेटर, अल्टीमेटली लॉस ऑफ सिक्योरिटी हो जा रही है, क्रेडिटर के पास वो सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। जितने अमाउंट की सिक्योरिटी थी उतने अमाउंट तक ये लायबिलिटी श्योरिटी की कम हो जाएगी। मान लीजिए 1 लाख का लोन है और की अमाउंट जो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीज़ दी गई है उसकी अमाउंट 60,000 है और ये लॉस कर देता है, क्रेडिटर सिक्योरिटी लॉस कर देता है, तो सिर्फ कितनी अमाउंट की लायबिलिटी बनेगी श्योरिटी की? 40,000। ठीक है, लायबिलिटी सिर्फ 40,000 की रहेगी उस सिचुएशन में। सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। प्रिंसिपल डेटर सिक्योर्ड कैश क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक ऑन टू सिक्योरिटीज। बैंक से डेटर जो है लोन लेता है, यानी एक लोन जैसा ही ये समझ लीजिए, सीसी फैसिलिटी होती है। तो 2 सिक्योरिटी मांगती बैंक, वन बाय प्लेज ऑफ गुड्स, जो रॉ मटेरियल होता है वो प्लेज करने की बात है, गिरवी रखने की बात है, एंड द अदर ऑन पर्सनल गारंटी ऑफ द श्योरिटी। 2 सिक्योरिटी की बेसिस पे लोन दी गई सीसी की फैसिलिटी। Surety's liability for the cash credit was held to be discharged when the goods in the custody of the bank were lost through its negligence. Surety की liability जो है उसका अंत आ जाएगा। कैसे अंत आ जाएगा? जो goods pledge किए हैं अगर बैंक को खो देता है, if it is lost by the bank by bank negligence, बैंक की लापरवाही से 2 में से एक सिक्योरिटी अगर गुम हो जाती है, खो जाती है, तो वहाँ गारंटर अपनी लायबिलिटी से दूर भाग सकता है। He can get discharged from the contract. जितनी अमाउंट होगी उसकी उतनी लायबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। चलिए, 2 सिचुएशन कंप्लीट हुई। पहली सिचुएशन थी बाय रिवोकेशन, दूसरी सिचुएशन थी बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, तीसरी सिचुएशन आ रही है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब इनवैलिड हो जाता है तब कॉन्ट्रैक्ट कब इनवैलिड होगा? पहली सिचुएशन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा श्योरिटी विल गेट डिस्चार्ज। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन हमने यूनिट 1 में पढ़ा होगा, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट बोलकर कॉन्ट्रैक्ट किया गया। सेक्शन 142 के हिसाब से व्हेन अ मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट बोला जाए इज मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज और एसेंट relating to a material fact in the contract of guarantee, the contract becomes invalid and the surety is discharged। यानी जानबूझ के झूठ नहीं बोला है लेकिन स्टेटमेंट गलत है और हो सकता है ये क्रेडिटर को पता भी हो कि वो जो बोल रहा है वो गलत है, हो सकता है इट मे बी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो गारंटी दी गई है वो गारंटी वैलिड नहीं मानी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, श्योरिटी विल गेट डिस्चार्ज अंडर दैट सेक्शन। यानी मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है एंड द श्योरिटी विल गेट डिस्चार्ज। सेकंड पॉइंट, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, सेक्शन 140। कंसीलमेंट यानी कुछ छुपाया जा रहा है, जो बताना चाहिए था वो बताया नहीं, हकीकत बताया नहीं है, आपको छुपाया गया है, यानी एक तरीके से फ्रॉड हो गया है। जहाँ आप कुछ छुपा रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, कंसील कर रहे हो, रिवील नहीं कर रहे हो, तो वहाँ फ्रॉड हो जाएगा। तो फ्रॉड की वजह से भी हम कह सकते हैं भाई द श्योरिटी विल गेट डिस्चार्ज if the guarantee has been obtained by the creditor by means of keeping silence or concealment regarding some material part of circumstances relating to the contract becomes invalid and the श्योरिटी is discharged। क्रेडिटर को हकीकत पता है लेकिन वो साइलेंट है, सारे फैक्ट्स उसको पता है लेकिन जानबूझ के खामोश बैठा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी इम्पोर्टेंट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मटेरियल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा एंड द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। एक्स एम्प्लॉयज वाई एज क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम। एक्स ने एक नौकरी पे वाई नाम के व्यक्ति को रखा है
और कलेक्शन करना है। Y fails to account for some of his receipts and X as a result falls upon him furnished security for his duly accounting। चलिए X ने Y को काम पे रखा है और उसका काम ये था Y का कि कलेक्शन करना है और उसका जो भी अकाउंटिंग करना है, जो भी हिसाब किताब है वो देना है X को। लेकिन Y ने हिसाब किताब में गड़बड़ की है, मल प्रैक्टिस की है, टीम राइडिंग किया है, गड़बड़ की है। तो अभी X Y से कह रहा है गारंटर लेके आओ एक तरीके से, ठीक है। यहाँ तो सिक्योरिटी दो, फर्निश सिक्योरिटी फॉर इज ड्यूली अकाउंटिंग। अब आप काम करोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, काम करो, लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए। Z gives the guarantee for Y's duly accounting। X ने Y से कहा जा गारंटर लेके आ, कोई मैं तुझे नौकरी पे रखूंगा, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकालूंगा। तो घपला करता है, मैं कितना ध्यान रखूंगा। अब तू घपला करेगा तो मैं गारंटर से वसूल करूंगा, जा गारंटर लेके आ। Z gives the guarantee for Y's duly accounting। Z को ढूंढ के लेके आता है Y। Z गारंटी देता है कि Y कुछ भी गड़बड़ करेगा तो मैं बैठा हूँ। X did not inform Z about Y's previous conduct। अब यहाँ ड्यूटी बनती है X की, X की ड्यूटी बनती है कि वो गारंटर को बता दे कि भाई ये घपला करता ही है, इसीलिए तो मैंने गारंटर मांगा है। पहले बता देना चाहिए था X ने Z को, लेकिन वो नहीं बताता है, खामोश रहता है, चुप रहता है। Y afterwards makes default। उसके बाद भी Y का काम चालू ही है, वो फिर गड़बड़ करता है, फिर हिसाब किताब में गड़बड़ करता है, वेल प्रैक्टिस करता है। Here the guarantee given by Z is invalid। X की ड्यूटी थी कि वो Z को बताए, लेकिन उसने नहीं बताया, फ्रॉड किया है एक तरीके से, तो उसकी कोई लायबिलिटी बनती नहीं है। The guarantee given by Z is invalid because it was obtained by concealment of X by X। X ने हकीकत बता देनी चाहिए थी, अगर हकीकत बता देता तो Z वैसे भी गारंटर बनता नहीं, तो वो निकल जाता है। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरी पॉइंट पे आते हैं आज के टॉपिक का, फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन अ श्योरिटी। कभी कभी होता है ना कि तू गारंटी देगा तो मैं गारंटी दूंगा, लेकिन एक गारंटी देने, दोनों बंदे गारंटी देना चाहिए, लेकिन दो में से एक दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वहाँ जिसने गारंटी दी है एक ने दी है, दूसरे ने नहीं दी, ऐसी सिचुएशन हो जाए, देन द पार्टी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द पार्टी। ऐसा नहीं, दो जन मिलके गारंटी देने की बात कर रहे थे, एक दे रहा है फिर एक नहीं दे रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है देन द पार्टी गेट डिस्चार्ज। When a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety, guarantee is not valid if that other person does not join। दो गारंटर थे, एक ज्वाइन हो गया, दूसरा ज्वाइन नहीं होता है, दूसरा बंदा गारंटी नहीं देता है, तो क्रेडिटर भी अपना कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा विद द डेटर, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्यों रिस्क है? दो जन गारंटर थे, दो में से एक ने हाँ बोली, दूसरा जवाब नहीं दे रहा है, तो वहाँ ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, द पार्टी विल गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल है, अमर एग्रीड टू बिकम अ श्योरिटी प्रोवाइडेड प्रेम जॉइंस एज को-श्योरिटी। अमर कहता है कि मैं गारंटर बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्रेम बनेगा तो, जब प्रेम भी गारंटी देता है मेरे साथ साथ, भी गारंटर बनता है, तो हम दोनों साथ में गारंटर बनना चाहते हैं। प्रेम डिड नॉट ज्वाइन, अमर इज डिस्चार्ज। मान लीजिए अमर ने गारंटी दे भी दी, लेकिन प्रेम ने नहीं दी, और रेडी है, लेकिन दूसरा श्योरिटी रेडी नहीं, ऐसी सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्या होगा, अमर विल गेट डिस्चार्ज, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा।